हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसर्च डिजाइन, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध क्या होता है, इसकी उद्देश्य क्या होता है, इसको करने के पीछे इसका पर्पस क्या है, इस प्रयोगात्मक शोध जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। साथ ही साथ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की विशेषताएं क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आइए शुरू करने से पहले इस बात पे ध्यान दें कि अगर आप व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो आपको इससे संबंधित कंसेप्ट अवश्य ही स्पष्ट होंगे और आप इसको आसानी से अपने शोध में प्रयोग कर सकने में सक्षम होंगे। वीडियो खत्म होने के पश्चात आपके मन में जो भी सवाल हो मुझसे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है आपके तो मुझे आप सजेशन दे सकते हैं। और अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रयोगात्मक शोध क्या होती है और उसको कैसे करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है, विशेषता क्या है इसकी, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। जितनी भी शोध विधियां होती हैं उसमें प्रयोगात्मक शोध विधि सबसे अलग है। ठीक है ना? क्यों अलग होती है इसमें? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी द रिसर्चर मैनिपुलेट at least one independent variable, control other relevant variables। इतनी बात पहले समझने की जरूरत है कि यहाँ पर प्रयोगकर्ता क्या करता है। कम से कम एक से ज्यादा हो सकते हैं परंतु कम से कम एक तो वहां पे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना ही चाहिए जिसको वो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन से मतलब है उसको, वो उसको काट छाट करता है, किस प्रकार से उसको यूज करना है, कितना यूज करना है, वो वहां पर वो अपने सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसको मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ पे वो कंट्रोल करता है अदर रिलेवेंट वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जो कि प्रयोग के बीच में आके उत्पात मचा सकते हैं या रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, मध्यस्थ चर होते हैं, उनको वो कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्व्स द इफेक्ट ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके पश्चात वो जो स्वतंत्र चर है उसका प्रभाव किस पे देख रहा है, आश्रित चर के ऊपर प्रभाव को देखता है। यहाँ पे आश्रित चर आपके एक तो होना ही चाहिए पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो रिसर्चर डिटरमाइंस, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रिसर्चर डिटरमाइंस कर रहा है हु गेट्स व्हाट, कहाँ कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा समूह होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, कितना होगा, और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किस ग्रुप को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, ट्रीटमेंट से यहाँ मतलब है उपचार। तो दैट इज द रिसर्चर हैज कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ ग्रुप टू ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है, शोध करता है, उसके ये हाथ में होता है कि वो कंट्रोल कर सकता है आसानी से कि वो क्या सिलेक्ट कर रहा है, किन चीजों का चुनाव कर रहा है, किस ग्रुप का चुनाव कर रहा है, किस विद्यार्थियों का चुनाव कर रहा है, और उनको कौन सा असाइनमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट वो दे रहा है, किस ग्रुप को कौन सा ट्रीटमेंट देगा, ये प्रयोगकर्ता कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि प्रयोगात्मक शोध जो होगा उसमें क्या होता है कि एक तो स्वतंत्र चर है, एक आश्रित चर है, और यहाँ पर स्वतंत्र चर को शोधकर्ता मैनिपुलेट कर रहा है, वो अपने हिसाब से उसमें काट छांट कर रहा है। ठीक है। और वो साथ ही साथ जो ऐसे चर हैं जो बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं, जो कि परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे रिलेवेंट वेरिएबल्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर उसके पश्चात वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, उसका प्रभाव आश्रित चर के ऊपर देखता है।
आश्रित चर एक तो होना ही चाहिए, परंतु एक से ज्यादा भी हो सकते। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, प्रयोगात्मक शोध में, द डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, जो आश्रित चर है, उसको हम अलग अलग नामों से बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, प्रयोगात्मक चर भी कहलाते हैं। सो आश्रित चर प्रयोगात्मक चर भी कहलाते हैं, कॉज और ट्रीटमेंट, है ना, कारण और यहाँ पर उपचार, चर भी कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली बात है कि दैट प्रोसेस और एक्टिविटी बिलीव टू मेक अ डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, जो कि हम अलग अलग उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके ऊपर दे रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के ऊपर। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अलग अलग प्रकार का, अलग अलग समूह में, तो उनकी उपलब्धि में, उनके परफॉर्मेंस में हमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड क्राइटेरियन वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहलाते हैं, इफेक्ट और पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जब आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, इफेक्ट और पोस्ट टेस्ट वेरिएबल भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इज द आउटकम ऑफ द स्टडी, हमेशा यहीं से हमारे पास क्या आता है, आउटकम आता है, रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, द मेजर द चेंज और डिफरेंस रिजल्ट फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट कहाँ से हम उसको मेजर कर रहे हैं, जब हम स्वतंत्र चर को मैनिपुलेट करके आश्रित चर के ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे पास परिणाम आ रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम अलग अलग नामों से बोल सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहलाते हैं, कॉज और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहलाते हैं, क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहलाते हैं, इफेक्ट और पोस्ट टेस्ट वेरिएबल भी कहलाते हैं। ठीक है, पर वास्तव में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो आउटकम होता है ना, जो हमारा परिणाम आ रहा है वो परिणाम कहाँ से आउट मिल रहा है हमको, आश्रित चर से मिलता है। और कहाँ से मिलता है परिणाम हमको, जो स्वतंत्र चर है उसके जो प्रभाव है वो हमको उस पे देखने को मिलता है। ठीक, अब बात आती है कि अगर आप प्रयोगात्मक शोध को उस तरीके से कर रहे हैं, है ना, इसलिए कहा गया है कि जो प्रयोगात्मक शोध होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड होती है ना, और वेल हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वेल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज प्रोड्यूस द साउंडेस्ट एविडेंस, है ना, क्योंकि इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही संगठित रूप में होती है प्रयोगात्मक शोध का जो डिजाइन होता है ना। और अगर हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कैसा होता है, एविडेंसेस जो भी मिल रहे हैं वो बहुत साउंड होते हैं, सही होते हैं, कंसर्निंग हाइपोथाइज्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हम दो चरों के बीच में क्या देखना चाह रहे हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारक कारण संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं, तो आसानी से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने व्याख्या की है संबंधों की वो सही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने सही तरीके से इसको किया है, सही तरीके से समझा है, सही तरीके से किया है, तो आपको सही प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि प्रयोगात्मक शोध क्या होता है और उसके पीछे इसको करने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसलिए आइए अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध की क्या प्रक्रिया होती है, द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। नो डाउट, जो भी हम प्रयोगात्मक शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, उसमें भी स्टेप्स जैसे दूसरे रिसर्च मेथड होते हैं, वैसे सेम रिसर्च मेथड जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथड वही स्टेप्स होते हैं, है ना। जैसे द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर बेसिकली द सेम एज फॉर द टाइप ऑफ रिसर्च। फर्स्ट हो जाता है सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, पहला काम करते हैं, है ना, किसी भी समस्या का आप क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, पहचान करते हैं, उनको परिभाषित करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, हमारे पास सैंपल क्या होगा, किस प्रकार का होगा, इसको हम तय करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से ऐसे उपकरण होंगे जिन उपकरणों का हम उसके ऊपर लगा के रिजल्ट देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ अ डिजाइन, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिसर्च डिजाइन है वो कैसा होगा, शोध डिजाइन कैसा होगा, उसको हम चुनते हैं। फिर एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, इसके बाद पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसको हम क्रियान्वित करते हैं। फिर उस जब क्रिया
क्रियान्वित हो चुकने के बाद फिर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, है ना। अंत में क्या करते हैं, परिणामों को आप को विश्लेषण करते हैं, जो भी आपके पास प्रदत्त आते हैं उन प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं और फिर अपने निष्कर्षों को निकालते हैं। तो ये स्टेप्स जनरली सभी रिसर्च मेथड में होती है, परंतु प्रयोगात्मक शोध में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज गाइडेड बाय एटलीस्ट वन हाइपोथेसिस, या कम से कम उसमें एक परिकल्पना होगी ही, दैट स्टेट्स एन एक्सपेक्टेड कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्रीटमेंट वेरिएबल, है ना। प्रयोगात्मक शोध में जो भी हम उपचार दे रहे हैं दो समूहों को बीच में, उन दो समूहों के बीच में जो हम मान के चलते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में एक एक्सपेक्टेड आउट टेंटेटिव आपका एक सॉल्यूशन होता है, वो क्या होती है, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, है ना। तो एटलीस्ट वन, परंतु एक से ज्यादा भी आपकी हो सकती है हाइपोथेसिस, है ना। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम केवल दो ही समूह के बीच में देख रहे हैं, हम दो से अधिक समूह भी हो सकते हैं जिनके बीच में आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कंपैरेटिव कैजुअल रिलेशनशिप भी आप अगर देखना चाहते हैं, जहाँ पे दो नई तरह की मेथोडोलॉजी को देख रहे हैं और पुरानी मेथोडोलॉजी, तो तीनों में आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगी, वहां पर कैजुअल, कंपैरेटिव कैजुअल रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं आप, कारक कारण संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। आप देखते हैं इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, प्रयोगात्मक शोध जो भी होते हैं, द रिसर्चर फॉर्म्स और सिलेक्ट द ग्रुप, है ना। सबसे पहले काम क्या करता है शोधकर्ता, शोधकर्ता सबसे पहले वो जो समूह है उस समूह को पहले वो चुनाव करता है, ठीक है ना। समूह का चुनाव हो जाना, चुनाव से मतलब है यहाँ पर कि किस पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन से वो किस तरह से उस चीज को चुनेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से वो कैसे उनको लेगा, सिलेक्शन कैसे करेगा। फिर डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट ईच ग्रुप रिसीव, वो ये भी तय कर रहा है कि जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में से कौन सा ग्रुप कौन सा ट्रीटमेंट लेगा, ठीक है। कंट्रोल्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल, साथ ही साथ प्रयोग शुरू करने से पहले वो जितने भी मध्यस्थ चर होते हैं, एक्सट्रेनियस मतलब यहाँ पे जो मध्यस्थ चर होते हैं, बीच में जो उत्पात मचाने वाले चर हैं, उन चरों को वो नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर ऑब्जर्व और मेजर द इफेक्ट ऑन द ग्रुप्स एट द एंड ऑफ द स्टडी। इतना सब हो जाने के पश्चात वो फिर ट्रीटमेंट देता है, ट्रीटमेंट देने के बाद वो इफेक्ट को वो मापता है और फिर प्रदत्तों को प्राप्त करके उनका एनालिसिस करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आए कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होगा, रिसर्चर जो है पूरी चीजें डिसाइड करके सोच समझ के प्रोग्राम बना के तरीके से काम को कर रहा है। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टिपिकली रिसीव अ न्यू और नोवल ट्रीटमेंट, ना, ये ध्यान रखिए हमेशा। जो हमारा प्रयोगात्मक समूह होता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें दो समूह तो कम से कम होंगे ही आपके पास, एक प्रयोगात्मक शोध होगा, एक आपके पास नियंत्रित समूह होगा, ठीक है। तो प्रयोगात्मक समूह जो होता है टिपिकली रिसीव न्यू और नोवल ट्रीटमेंट, जिसके ऊपर अपन नया प्रयोग का उपचार कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाह रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ, देखना चाह रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, है ना। किसके रिस्पेक्ट में आप किस चीज के इसमें देखना चाह रहे हैं, उसको केमिस्ट्री के रेफरेंस में आप उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस चीज को देख लिखे लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप क्या काम करना चाह रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट इन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई स्कूल ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड का प्रभाव देखना चाह रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट, केमिस्ट्री के एकेडमिक अचीवमेंट पे, और किस क्लास के बच्चों को देख रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स है, सीबीएसई स्कूल के और ग्वालियर शहर के, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट के, जिले के। अब यहाँ पर उसके पास जो रिसर्चर है उसको, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, प्रयोगात्मक समूह जो उसने बनाया है, उस समूह को उसको किस मेथड से पढ़ाना पड़ेगा, उसको कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ाना पड़ेगा, ये नई मेथड, ठीक है। जो नोबल है, एक न्यू टर्म है जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा फोकस करते हैं काम करने के लिए, टीचिंग के लिए,
तो उसका प्रभाव दिख रहे हैं। तो किसके साथ कर रहे हैं, दिख रहे हैं, जो कंट्रोल वेरिएबल कंट्रोल ग्रुप है, नियंत्रित समूह है, उसको हम वहां पर ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड मतलब लेक्चर मेथड से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को, और इस वाले ग्रुप को कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ा रहे हैं। ठीक समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यही पे जो बात मैं बता रही थी आपको, द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टिपिकली रिसीव अ न्यू और नोबल ट्रीटमेंट। तो जो प्रयोगात्मक समूह होता है उसको हम क्या दे रहे हैं, बिल्कुल नया जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। ठीक है ना। जो दूसरा ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, है ना, जो दूसरा समूह है नियंत्रित समूह, वो रिसीव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट और इज ट्रीटमेंट एज यूजुअल, अलग तरह का हम उसको उपचार दे रहे हैं, या जनरली जो हम सामान्यतः नॉर्मली क्लास में पढ़ाते हैं, जिसमें से जब व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं तो व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं। तो एक का जिसके ऊपर प्रभाव दिख रहा है तो एक नई चीज अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जिसको हम परंपरागत तरीके से जिस पढ़ा रहे हैं उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, द टू ग्रुप्स दैट आर टू रिसीव डिफरेंट ट्रीटमेंट, दो समूह हुए, एक प्रयोगात्मक समूह हुआ, एक नियंत्रित समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। दोनों ग्रुप अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ रहा है, दूसरा ग्रुप लेक्चर मेथड से वही चीज पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट वही कंटेंट। ठीक है, are equated on all the other variable that might be related to performance on the dependent variable, है ना। साथ ही साथ जो दूसरे वेरिएबल से उनको कंट्रोल करते हुए जो आश्रित स्वतंत्र चर, तो आपकी बात हो गई, आश्रित चर है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका प्रभाव अलग अलग विधियों से पढ़ाने के पश्चात क्या उनके एकेडमिक अचीवमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। आफ्टर द ग्रुप हैव बीन एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट, है ना, जब आपने उनको ट्रीटमेंट दे दिया, है ना, लगातार, और जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं या उपचार दे रहे हैं, वो कम से कम आपका होता है 1 महीने का, 2 महीने का, जितने समय का आप दे रहे हैं, आपने उनको ट्रीटमेंट दिया। जो प्रयोगात्मक समूह उसको आपने नई विधि से पढ़ाया, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से। जो आपका कंट्रोल ग्रुप था, नियंत्रित समूह था, उसको आपने परंपरागत शिक्षण विधि से पढ़ाया, है ना, जैसे लेक्चर मेथड से पढ़ाया आपने। ठीक है ना, तो उन बच्चों को वहां पे उसी तरह से आपने एक्सपोज किया। ठीक है, एक सेम पीरियड, पीरियड भी कैसा है, बिल्कुल फॉर सम पीरियड और इक्वल। ठीक है, द रिसर्चर एडमिनिस्टर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके पश्चात जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, उसके पश्चात शोधकर्ता क्या करता है, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल को देखता लगाता है। ठीक है, एंड देन डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। उसके पश्चात वो देखता है दोनों समूह में, जो प्रयोगात्मक समूह में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो नियंत्रित समूह में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एकेडमिक अचीवमेंट में क्या सार्थक अंतर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरी क्या हुई है, आपकी रिसर्च की प्रोसेस हो गई। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की पूरी प्रोसेस है। आपने शुरू में सबसे पहले क्या किया, आपने एक्सपेरिमेंट में कि एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस इस प्रकार से बनाई जो स्पष्ट करती थी कि क्या हम कैजुअल रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी रिसर्च था उसमें आपने 2 ग्रुप बनाए, उनको चुनाव किया। ठीक है, फिर उन्होंने आपने तय किया कि कौन सा आपका ग्रुप प्रयोगात्मक समूह होगा, कौन सा आपका नियंत्रित समूह होगा, उसी हिसाब से आपने उनको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपने उनके जो मध्यस्थ चर है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं। ठीक है, जो प्रयोगात्मक शोध है उसका ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं बिल्कुल नया, और जो आपका नियंत्रित समूह है उसको आप परंपरागत शिक्षण विधि से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के पश्चात आप जो ट्रीटमेंट है उनको आपने दिया, सेम सम पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप दे रहे हैं, फिर आप उनका परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एडमिनिस्ट्रेट किया और आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आपने सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देखा। ये हुई पूरी की पूरी प्रोसेस, प्रयोगात्मक शोध की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ठीक समझ में बात आ रही थी। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता होती है प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी प्रयोगात्मक शोध होगा उसमें यह जरूरी है कि उसमें स्वतंत्र चर भी होगा और आश्रित चर भी होगा।
ठीक है, बिना उसके आप प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोगात्मक शोध आपकी वो नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो मैंने अभी बात की सेम एग्जाम्पल को लेकर हम डिस्कस करेंगे बार बार। इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड on the basis of academic achievement in chemistry of class 9th students of CBSE school of Gwalior। ठीक है, ये आप काम करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस मेथड इसमें देखेंगे इस टॉपिक में स्वतंत्र चर भी है और आश्रित चर भी है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर, टीचिंग मेथड। ठीक है ना, इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, है ना, जब हम देख रहे हैं तो उसका साइमल्टेनियस दूसरी मेथड ट्रेडिशनल मेथड। तो टीचिंग मेथड क्या हो गई आपकी यहाँ पर, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एकेडमिक अचीवमेंट है इन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स, ये आपका कैसा है यहाँ पर, ये एकेडमिक अचीवमेंट, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। ठीक है, कि जो अलग अलग मेथड है उन मेथड का एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी प्रयोगात्मक शोध में ये आवश्यक होता है कि वहां पे स्वतंत्र चर भी होगा और वहां पे आश्रित चर भी होगा, कम से कम एक तो वही और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी विशेषता होती है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का मैनिपुलेशन करना, उनमें जोड़ भाग गुणा करना, उनको काटना छांटना। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पर हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं फॉर सम फॉर सेम एग्जांपल जो अभी अपन ने यहाँ बात की थी, वही एग्जांपल से यहाँ पे बात करेंगे। इसमें देखिए टीचिंग मेथड है और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड, है ना। तो यहाँ पर जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रिसर्चर इसको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है ना, कि वो किस तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड को लेगा, किस प्रकार से वो ट्रेडिशनल मेथड को लेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझने के लिए समझें, जैसे आप डॉक्टर के पास जाता है कोई भी पेशेंट, है ना, और मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है, उसके मील में उसकी डाइट में चेंज करता है कि आप सॉल्ट का इनटेक कम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर ने किसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट द डाइट। ठीक है ना, सॉल्ट का इनटेक जो है उसको उसने मैनिपुलेट किया, कम ज्यादा किया। सिमिलरली जो रिसर्चर होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वो मैनिपुलेट करता है। ठीक है ना, कि उसको कोऑपरेटिव लर्निंग लेना है, किस प्रकार से लेना है, किस जगह लेना है, कितना लेना है, वो मैनिपुलेट करता है। व्याख्यान विधि भी कैसे लेनी है, किस प्रकार से लेना है, वो मैनिपुलेट कर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तीसरी विशेषता होती है कंट्रोल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो मध्यस्थ चर है उनका ऊपर नियंत्रण। ठीक है ना, जैसे कि अभी जिस इस टॉपिक जिस एग्जांपल मैंने लिया था इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, है ना, और उसका इफेक्ट किस पे देख रहे हैं हम, एकेडमिक अचीवमेंट केमिस्ट्री में देख रहे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स पर। तो अगर हमने दो ग्रुप बनाए थे, प्रयोगात्मक समूह बनाया और एक नियंत्रित समूह बनाया, है ना, और वहां पर हमने देखा कि ना जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से हमको हाई अचीवमेंट मिल रहा है उनका, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। परंतु देखिए यहाँ पर जो अदर वेरिएबल्स हैं जो कि साइलेंट है, विजिबल नहीं है, हमने उनको लिया नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस है, स्टडी हैबिट्स है, बुद्धि हो गया, पढ़ने के तरीके हो गए, आदत हो गई, स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, है ना, एंजाइटी हो गई, टेंशन हो गया, फियर ऑफ फेलियर, इतने सारे और भी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि विद्यार्थियों के अचीवमेंट पर प्रभाव डाल रहे हैं, इनडायरेक्टली डाल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने जो दो ग्रुप बनाए थे, है ना, तो जो ग्रुप आपका बना, जिसको आपने कहा कि ये हमारा प्रयोगात्मक समूह होगा, तो हो सकता है कि प्रयोगात्मक समूह में ऐसे बच्चे ज्यादा हो जिनकी बुद्धि ज्यादा है, या कुछ ऐसे बच्चे ज्यादा हों जिनकी स्टडी हैबिट बहुत अच्छी हो, वो नियमित रूप से फिक्स टाइम पे पढ़ते हो। हो सकता है कि उस समूह में कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन बहुत कम हो, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको कि
फियर ऑफ फेलियर ना हो, फेल होने का तनाव बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वहां पर कोऑपरेटिव लर्निंग का तो इफेक्ट हुआ, परंतु इन सब का भी प्रभाव इसमें जुड़ गया। जुड़ जाने से क्या हो गया यहाँ पर कि अचीविंग हाई अचीवमेंट, है ना, जो अचीवमेंट हो रहा है उसके बढ़ जाने की संभावना बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल्स हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि, स्टडी हैबिट, पढ़ने की आदत, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, है ना, एंजाइटी, टेंशन, और फेल होने की डर, फियर ऑफ फेलियर, ये कैसे चर हो गए, ये बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, प्रभाव जो पड़ रहा है उस प्रभाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर प्रयोगकर्ता इन इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, तो कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग का जो भी इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं वो हमको काफी हद तक सही देखने को मिला। ठीक है ना। परंतु अगर वो नहीं करता कंट्रोल ना, अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो एरर है, एरर वेरिएंस है, जो त्रुटियां हैं, त्रुटियों के बढ़ जाने की और सही प्रभाव, ट्रू इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट में नॉट बी विजिबल, है ना। हम पूरी गारंटी से नहीं कह सकते कि कोऑपरेटिव लर्निंग का इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इंटरवेनिंग वेरिएबल को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक और महत्वपूर्ण विशेषता होगी कि हमको इसके जो मध्यस्थ चर होते हैं, जो बीच में रुकावट डालते हैं, जाने अनजाने में प्रभाव डाल रहे हैं, उनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। ये विशेषता है रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। तो रैंडम असाइनमेंट आप यादृच्छिक तरीके से अपने जो विषय हैं और जो आप उपचार देना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, उनको सिलेक्ट करना। एक अच्छा प्रयोगात्मक शोध जो होता है उसमें शोधकर्ता हमेशा रैंडमली असाइन करता है सब्जेक्ट्स को भी और ट्रीटमेंट को भी, है ना। तो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा शोधकर्ता को, सिलेक्ट स्कूल रैंडमली, है ना। जिस जिस क्षेत्र को उसने चुना है, जैसे मान लीजिए ग्वालियर को लिया था उसने, तो ग्वालियर से सीबीएसई स्कूलों को वो रैंडमली पहले चुनेगा। ठीक है। मतलब जितने भी डीईओ ऑफिस से उसने स्कूलों की लिस्ट दी, सीबीएसई स्कूलों की, और फिर चिट और लॉटरी सिस्टम के थ्रू, जैसा हम पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग प्रोसीजर में रैंडम या आच्छादित विधि के द्वारा उसने स्कूलों का चुनाव किया। ठीक है। अब जो भी स्कूल चुने गए रैंडमली, टेक सब्जेक्ट एज अवेलेबल इन द स्कूल, उसने उन स्कूलों में, हो सकता है उसने वहां पे एक स्कूल लिया उस समय से, या दो या तीन स्कूल लिए हो, ठीक है ना। तो उन स्कूल में जितने भी विद्यार्थी थे वो क्या हो गए, उसके सभी सारे विद्यार्थी 9th क्लास के सब्जेक्ट उसके विषयी हो गए। ठीक है। फिर उसने उसको डिवाइड किया, डिवाइड जितने भी सब्जेक्ट्स उसके पास आए उन सब्जेक्ट को उसने डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, है ना। एक ग्रुप बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्रयोगात्मक समूह, और दूसरा बनाया कंट्रोल ग्रुप, दैट मीन्स नियंत्रित समूह। ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने डिवाइड किया 2 भागों में और 2 अलग अलग समूह बनाए। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है प्रयोगात्मक शोध में कि सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू स्पेसिफिक ग्रुप may have some initial differences with respect to their abilities and characteristics. No doubt, जो सब्जेक्ट असाइन हुए ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, प्रयोगात्मक समूह में और नियंत्रित समूह में, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे कि आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं आप सबने पढ़ी हुई हैं। आप सबको मालूम है कि कोई भी विद्यार्थी, एक भी कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं होता, उनमें अलग अलग क्षमताएं होती हैं, है ना। तो सम इनिशियल डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटीज, है ना। तो उनकी क्षमताओं में अंतर तो है ही, उनके विशेषता उनके गुणों में भी अंतर है। तो ये डिफरेंसेस क्या है, ये नेचुरल डिफरेंसेस है। हाँ, परंतु यहाँ पर जो रिसर्चर है वो एक काम कर सकता है, जब वो ग्रुप को असाइन कर रहा है तो वो उनको भी रैंडमली असाइन कर सकता है। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, कई बार आपको स्कूल के लोग इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि आप पूरे ग्रुप्स को मिक्स कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने ए बी करके आपने बच्चों को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो चांसेस हैं
इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल होने के वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर रिसर्चर रैंडमली ही उसको असाइन करना है, स्कूल को रैंडमली ही सब्जेक्ट्स को वहां पर लेना है, तो फिर टू ग्रुप में फिर डिवाइड करेगा, प्रयोगात्मक समूह में और नियंत्रित समूह में। ठीक है, इसके बाद अगली विशेषता है वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थ्रू रिप्लिकेशन। कोई भी जो शोध, प्रयोगात्मक शोध आप कर रहे हैं, तो जो शोध के परिणाम आपके पास आ रहे हैं उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? जितना ज्यादा आपने जो काम किया उसके बाद किसी दूसरे ने काम किया, फिर तीसरे ने काम किया, तो उस काम का रिपीटिशन, रिप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा, उनकी फाइंडिंग्स के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। फाइंडिंग्स जो भी आ रही है, एक ने किया, दो ने किया, 10 ने किया, तो उनकी फाइंडिंग्स अगर या तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि इसमें और प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में डिफरेंस है या नहीं, या फिर अगर सिमिलर डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना, सबकी फाइंडिंग्स कैसी आ रही है, डिफरेंसेस है, फाइंडिंग्स अगर कैसी आ रही है, एक जैसी मिल रही है आपको, है ना। तो जब फाइंडिंग एक जैसी लगातार मिल रही है काफी लोगों की, तो यहाँ पर क्या होगा, इट हेल्प्स इन जनरलाइजेशन, है ना। जब आप उसका सामान्यीकरण कर पाएंगे, जब सामान्यीकरण करेंगे तो इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग आ थ्योरी, कोई भी एक सिद्धांत बनाने में, नियम बनाने में। ठीक है, प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल डेवलप होता है, और ये तभी संभव है जब हम प्रयोगात्मक शोध को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि जो प्रयोगात्मक शोध है वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है ना, उसका पर्पस क्या है ना, ये बात की। फिर साथ ही साथ हमने जो प्रक्रिया क्या होती है प्रयोगात्मक शोध की, उसकी चर्चा की, और इसकी प्रयोगात्मक शोध की कौन कौन सी विशेषता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छे से समझेंगे इन विशेषताओं को, तो आप प्रयोगात्मक शोध करते समय इसको ध्यान रखेंगे और अच्छे से अगले अध्याय में हम लोग मेथड ऑफ कंट्रोल को कंटिन्यू करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके कौन कौन सी अलग अलग प्रोसीजर होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।